नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओनली एजुकेशन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। हम बात करेंगे संस्कृत भाषा की कि जो संस्कृत भाषा है सबसे प्राचीन भाषा है, सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है संस्कृत भाषा। और संस्कृत भाषा में हमारा जो टॉपिक है वो है संस्कृत वर्णमाला। संस्कृत वर्णमाला संस्कृत व्याकरण है। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है भाई महर्षि पाणिनि। संस्कृत व्याकरण के रचयिता कौन है? महर्षि पाणिनि। संस्कृत वर्णमाला की आवश्यकता हमें कहां पर पड़ती है कि किसी भी भाषा को हम शुद्ध बोलने, शुद्ध लिखने और शुद्ध पढ़ने के लिए हमें संस्कृत व्याकरण की जरूरत पड़ती है। तो आज हम बात करते हैं हमारी संस्कृत वर्णमाला। कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, सभी कंपटीशनों में संस्कृत वर्णमाला से प्रश्न आते हैं। तो हम अध्ययन करते हैं वर्ण। वर्ण की संस्कृत में हम परिभाषा देखें तो वो होती है कि वर्ण यते अभिव्यंजते व लघुतमो ध्वनि एन सवर्ण, अर्थात ध्वनि का वह लघुतम अंश। लघुतम का अर्थ होता है छोटे से छोटा, छोटे से छोटा टुकड़ा, यानी लघुतम अंश का होता है छोटा से छोटा, अर्थात ध्वनि का वह लघुतम अंश जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वो वर्ण कहलाते हैं। अब बात करते हैं रामय शब्द की कि रामय की हम इसका विखंडन करते हैं तो रे में आ स्वर मिला हुआ है और रे क्या है भाई? व्यंजन है। फिर है मैं और विसर्ग। तो ये छोटी से छोटी ध्वनियां हैं, इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसका टुकड़ा नहीं है, इसका टुकड़ा नहीं, इसका भी टुकड़ा है, इसका टुकड़ा है कि ए प्लस एल। तो ये सभी क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं भाई। छोटी से छोटी ध्वनियां हैं, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब बात करते हैं हम वर्णमाला की कि वर्णों का जो क्रमबद्ध समूह होता है उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्ण जो अपना समूह बनाते हैं मिलकर के उसे वर्णमाला कहते हैं। जैसे ये वर्ण है, ये मिलकर के एक समूह बनाए। सामान्यतः संस्कृत भाषा में हम वर्णों की बात करें तो सामान्यतः संस्कृत भाषा में 50 वर्ण होते हैं। हमें कहीं पर 42 वर्ण भी पर देखने को मिल जाएंगे, कहीं 63, 64 भी मिल जाएंगे और कहीं 46 वर्ण भी देखने को मिल जाएंगे। कक्षा 6 में जो पुस्तक चलती थी संस्कृत भाषा की उसमें 46 वर्ण ही दे रखे थे। लेकिन हम बात करें जो सर्वमान्य है, सामान्य वर्ण, वो है 50। सामान्यतः संस्कृत भाषा में कितने वर्ण है? 50 वर्ण है, जिन्हें 3 भागों में बांट कर अध्ययन किया जाता है। पहला भाग है स्वर, दूसरा है व्यंजन और तीसरा है अयोग्यवाद। स्वर संस्कृत भाषा में, सामान्यतः स्वर संस्कृत भाषा में कितने होते हैं भाई? 13 होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? 33। अयोग्यवाद 4 होते हैं। अब सामान्यतः स्वरों की बात करें कि सामान्य स्वर कौन कौन से हैं संस्कृत भाषा में, तो वो है ये 13 स्वर है सामान्यतः संस्कृत भाषा में। और व्यंजन की बात करें तो 33 व्यंजनों में हमारे 25 तो भाई इनमें वर्गीय व्यंजन है और 4 है इसमें अंतस्थ व्यंजन और 4 है भाई ऊष्मीय व्यंजन। ऐसे मिलाकर कुल 33 व्यंजन है। 4 अयोग्य। पहला है अनुस्वार, दूसरा है विसर्ग और जिह्वा मूल्य, ये होते हैं भाई जिह्वा मूल्य है। और उपधमानीय है, ये उपधमानीय है। सामान्यतः हो गए। सामान्यतः स्वर संस्कृत भाषा में कितने होते हैं? 13 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं और अयोग्यवाद 4 होते हैं। और माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार हम बात करें कि माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार कुल वर्ण कितने होते हैं, तो माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार कुल वर्ण 42 होते हैं, जिसमें 9 स्वर 33 व्यंजन। 9 स्वर कौन कौन से हैं? 9 स्वर है भाई ये 9 स्वर है सामान्यतः। माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार
9 स्वर है 33 व्यंजन। और पाणिनीय शिक्षा अनुसार कुल वर्ण कितने हैं? 63 या 64 है, 21 या 22 तो स्वर है, 42 वर्ण है। इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे हम जब माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार वर्ण पढ़ाएंगे और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्ण पढ़ाएंगे। तब परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए कि माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार संस्कृत भाषा में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो कुल वर्णों की संख्या है 42। प्रश्न आ जाए कि सामान्यतः संस्कृत भाषा में कितने वर्ण है, तो 50। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि पाणिनीय शिक्षा अनुसार संस्कृत भाषा में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप उत्तर देंगे 63 या 64। अब हम बात करेंगे स्वरों की, विस्तृत उल्लेख करेंगे। अब भाई स्वरों की बात कर रहे हैं हम, तो स्वर किसे कहते हैं? संस्कृत में भाषा होती है स्वमेरांजते इति ही स्वरा। स्वम यानी होता है स्वयं, खुद ही अपने आप में, रांजते उच्चारित होते हैं, इति स्वरा इस प्रकार से, यानी जो वर्ण अर्थात वे वर्ण जो स्वयं उच्चारित होते हैं, अर्थात जो वर्ण बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं, जिन्हें किसी सहायता की जरूरत नहीं होती है, वे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। वो संस्कृत भाषा में आपने अभी पढ़ा कि सामान्य स्वर कितने हैं भाई? 13 हैं। और 13 स्वर ये है ए, आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ। अर्थात ये बड़ी री है, री। और स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में कितने स्वर है? 5 स्वर है। इसमें दीर्घ स्वर 8 है और प्लुत का ये चिन्ह है। प्लुत का ये क्या है? चिन्ह होता है प्लुत का। अब बात करें कि हम ह्रस्व स्वर क्या होते हैं। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। क्या? ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है भाई? ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है 5। ए, ई, उ, री और ली, ये 5 ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब बात करें हम दीर्घ स्वर की। जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर का 2 गुना समय लगता है, जिन वर्णों के उच्चारण में कितना समय? 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर संख्या में कितने होते हैं? 8 होते हैं। दीर्घ स्वर इनके उच्चारण में कितना समय? 2 गुना समय लगता है। जो ए, आ थोड़ा अधिक समय लगता है, ध्वनि के अधिक निकलती है। तो इनके हम देखते हैं किन किन से इनका निर्माण होता है। मिलकर के आप मिलता है ए प्लस आ, ए प्लस ऐसे मिलकर ई 2 गुना समय किस प्रकार से लगा? उ, री, आई, इनसे मिलकर बनाएंगे। ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में 2 गुना समय लगता है। 2-2 से टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है, 2-2 वर्णों से, 2-2 स्वरों से मिलकर बना हुआ है, तो इन्हें 2 गुना समय स्वतः ही लगेगा। ए, तो ए मिलकर आ बन गए। प्लुत स्वर की बात करें तो प्लुत स्वर का एक चिन्ह होता है, यानी प्लुत स्वर वे स्वर होते हैं जिनमें 3 गुना समय लगता है। 3 वे स्वर जिनमें 3 गुना समय लगता है, वो क्या होते हैं? वो प्लुत स्वर होते हैं। जैसे ये कौन सा प्लुत स्वर है? 3 गुना समय लगता है, ये निशान लगा देते हैं, कई बार लिख देते हैं शिवम, यानी ये 3 बार बोला गया है ऐसे। ठीक है, तो हम याद रखेंगे कि ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, इनकी संख्या 5 होती है। दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में 2 गुना समय लगता है, और प्लुत स्वर
जिनके उच्चारण में 3 गुना सम है। अभी पढ़ा कि स्वर 3 है, जन जिसमें हमने पहला पढ़ा ऋस्व, और दूसरा पढ़ा हमने दीर्घ, और तीसरा पढ़ा हमने दीर्घ प्लुत। इनके अलावा कुछ स्वरों के और भेद किए गए हैं जो इस प्रकार से हैं कि ये किया गया है समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुख द्वार सकरा रहता है, और इनकी संख्या कितनी होती है? 4 है। ई उ, यानी जो मुख द्वार हमारा सकरा रहता है, कम खुलता है। अर्ध समृद्ध जिनके उच्चारण में मुख द्वार कम सकरा होता है, यानी थोड़ा कम सकरा होता है, इसमें तो सकरा होता है और इसमें कम होता है, जैसे ए ओ, तो कम सकरा हुआ मुख द्वार, इनकी संख्या कितनी है भाई? 2। विवृत स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला हुआ होता है, उन्हें क्या कहते हैं? विवृत स्वर कहते हैं। जैसे आ पूरा खुला हुआ है, ओ, ये आ के ही रूप है, इसे आप अलग स्वर मत लेकर चलना, ये ए के ही रूप है। अर्धविवृत स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार अर्ध खुला यानी आधा खुला रहता है। कैसा? आधा खुला रहता है। इनकी संख्या 4 है। ए ओ तो आधा खुला होता है ना। संदेह स्वर होते हैं जिनकी संदेह स्वर संख्या भाई 4 है। ये ऐसे परीक्षा में पूछ रहे कि संदेह स्वर संख्या में कितने होते हैं? 4। और समान स्वर संदेह स्वरों को छोड़कर जो सभी 9 शेष रह गए वो सभी समान स्वर होते हैं। इस प्रकार हमारा स्वर कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे व्यंजनों की। हम बात करते हैं व्यंजनों की। कॉन्सोनेंट व्यंजयते वर्णान् संयोगे ध्योयते ध्वनि विशेषो एतद् व्यंजनम् कि जो वर्ण स्वयं उच्चारित न होकर के स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। किसकी सहायता से भाई? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं? हमें व्यंजन कहते हैं। और व्यंजनों की संख्या 33 होती है, जिन्हें 3 भागों में बांटा हमने। स्पर्श, उदित या वर्गीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन है जिसका अन्य नाम उदित व्यंजन भी है, और वर्गीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उसमें व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन या उदित या वर्गीय व्यंजन कौन कौन से हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। 5 वर्ग। इसमें कुल वर्ण कितने हैं भाई? 25। कुल वर्ण कितने हैं? 25। तो वर्गीय व्यंजन या स्पर्श उदित या व्यंजन कितने हुए? 25 तो है भाई। ये स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, यानी जो हमारी जिह्वा है वो मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, उन्हें उदित स्पर्श या वर्गीय व्यंजन कहते हैं। वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि 5 वर्ग है, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन कहते हैं। उदित और स्पर्श, स्पर्श करती हुई निकलती है आवाज की। क, ख, घ, घ कोई सा वर्ण जिह्वा के दंतों से स्पर्श कर रहा है, कोई ओठ से कर रहा है, कोई तालु से कर रहा है, कोई कंठ से कर रहा है, कोई नासिका से कर रहा है। तो ये जो वर्ण है ये विभिन्न भागों से उच्चारित होते हैं, विभिन्न भागों को द्वारा स्पर्श किए जाते हैं, तो इन स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और जो इनके 5 वर्ण हैं इन्हें भाई अनुनासिक, इन्हें अनुनासिक भी कहते हैं। अंतिम जो 5 वर्ण हैं ये इन्हें अनुनासिक व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें अनुनासिक व्यंजन भी कहते हैं, जो इनके द्वारा, नाक के द्वारा इनका उच्चारण होता है। अब बात करें अंतस्थ व्यंजन 4 है, य, व, र, ल। अंतस्थ व्यंजन वे वर्ण जो स्पर्श व ऊष्म के बीच में अवस्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। य किसके द्वारा? ई प्लस है। ये तालव्य है, वह ओष्ठ्य है, र मूर्धन्य है और ल क्या है? दंत्य है। तो ये 4 कौन से भाई? अंतस्थ व्यंजन है। अब बात करें हम ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म यानी जिन वर्णों से ऊष्मा उत्पन्न होती है, वायु के द्वारा रगड़ उत्पन्न, वायु की रगड़ से जहां पर ऊष्मा उत्पन्न होती है, उन वर्णों को क्या कहते हैं? हम ऊष्मीय व्यंजन कहते हैं। और ऊष्मीय व्यंजन 4।
सा ये तालव्य है, ये मूर्धन्य है, ये दंत्य और ये कंठ है। इस प्रकार से हमारे व्यंजन कंप्लीट होते हैं। आप कई बार आपने पढ़ा होगा कि संयुक्त व्यंजन, हमारी संस्कृत भाषा में उन व्यंजनों की मैं गिनती नहीं की, वो अलग से है, ध्यान रखना। हमारी हिंदी भाषा में चलते हैं उच्चय त्रय और है, ये संयुक्त व्यंजन है। क्या है? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हमारे पढ़े होंगे तो इनका क्या होता है, इसका तो होता है क और स से मिलकर, ये मिलती है तय और रस, और और ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। वैसे ठीक है, तो व्यंजन कंप्लीट हो गए। अब हम विसर्ग की, अब हम अयोग्य वाक्य उनकी बात करेंगे। हाँ भाई, देखिए अयोग्य भाव पढ़ रहे हैं हम, विसर्ग पढ़ लिए, विसर्ग पढ़ लिए। अब तीसरा है अयोग्य भाव, जिस 4 भागों में बांटा था हमने, अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूल और उपपद मानी। तो अनुस्वार क्या होते हैं कि जब किसी वर्ण की अंतिम ध्वनि मैकी रह जाए, कोई भी वर्ण हो जिसकी अंतिम ध्वनि मैकी रह जाए उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे रामम, तो ये अनुस्वार में ही चला जाता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ये इस मैं को अनुस्वार बदल के ऐसे भी लिख सकते थे, तो ये ही अनुस्वार होता है। मैं की ध्वनि रह जाती है उसे अनुस्वार कहते हैं, जैसे है। अब बात करते हैं हम विसर्ग की। जब किसी वर्ण की अंतिम ध्वनि एक ही रह जाए, किसकी रह जाए? एक ही रह जाए। जैसे शिवालय, शिवालय, तो इसको हम ये ना लिख करके है की ध्वनि शिवालय है, तो इसको हम विसर्ग दे देते हैं। तो ये विसर्ग कहलाती है की ध्वनि शेष रह जाए जो क्या कहते हैं विसर्ग। जिह्वामूल्य, जिन वर्णों का उच्चारण किससे हो? जिह्वामूल से हो, उन्हें जिह्वामूल्य कहते हैं। संख्या में 2 है। उपपद्य माने जिनका उच्चारण किससे हो? ओष्ठ से हो, होठों से, ये भी संख्या में 2 है। अब नोट ये ध्यान के, ये दोनों में ये क्या कहते, क्यों लगते हैं, ये क्या है, ये ध्यान देंगे। देखिए, जब वर्णों के उच्चारण से पहले, वर्णों के उच्चारण से पहले अर्ध विसर्ग, ये अर्ध विसर्ग है।